नमस्कार बच्चों, आज हमारी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत निबंध। और संस्कृत निबंध में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ निबंध कैसे लिखे जाते हैं। क्योंकि हिंदी में हमने देखा था, तो हिंदी में जो हमने 4 पॉइंट से यानी कि 3-4 पॉइंट से जो निबंध सीखा था वो अलग अलग हटके है। संस्कृत में इस तरह से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इतनी हमारा जो माध्यम है पढ़ने का वो हिंदी माध्यम है, इसलिए हम जो संस्कृत भाषा में इतना बड़ा निबंध नहीं लिख सकते। इसलिए संस्कृत भाषा में जो निबंध लिखे जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे निबंध लिखे जाते हैं, जिसमें 8 से 10 वाक्य होते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाक्य, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वाक्य से ज़्यादा वाक्य नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम जो पढ़ेंगे निबंध रचना, वो निबंध रचना इस प्रकार होगी कि यहाँ हम 10 से 11 निबंध पढ़ेंगे, और 10 से 11 निबंधों में भी 8 से 10 लाइनें होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहे, आपसे पूछा गया है कि 8 वाक्य लिखे, तो आप एक एक नंबर डाल के वाक्य लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा गया है कि निबंध लिखिए, संस्कृत भाषा में किसी भी विषय पर निबंध लिखिए, तो आपको क्या करना है कि आप अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अनुच्छेद के रूप में आप वाक्य को जोड़कर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा पहला निबंध है वो दोनों फॉर्म में लिखा गया है। बाद में सारे के सारे जितने भी निबंध करेंगे हम नंबर वाइज करेंगे। अगर आप नंबर वाइज करते हो निबंध को तो बहुत अच्छी बात है, आपके काउंट हो जाएंगे नंबर के, आपने कितने सेंटेंस इसमें लिखे हैं, सारी चीजें अलग अलग लिखी है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम 2 तरह से निबंध करेंगे। जो पहला निबंध है बस वही 2 तरह से करेंगे, बाकी जितने भी सारे निबंध है वो सेम नंबर वाइज, जो नंबर जैसे नंबर डालते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे नंबर लगा के और फिर उन निबंधों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जो है बहुत ही स्पेशल क्लास, जिसका नाम है निबंध रचना। आगे देखिए बच्चों, यहाँ हम शुरू करते हैं निबंध। अब देखिए निबंध क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने यहाँ लिया है विद्या या विद्या महत्व, विद्या महत्व या विद्या महत्व। तो देखिए संस्कृत भाषा में निबंध कई बार जो आते हैं वो सत्संगति पे आते हैं, परोपकार पे आते हैं, संस्कृत भाषा महत्व पे आते हैं, अस्माकम विद्यालय पे आते हैं, ठीक है, या कोई आपका प्रिय खेल है उस पर आ सकता है, या यहाँ लिखा है विद्या महत्व पे भी कई बार जो संस्कृत भाषा का निबंध है वो आ सकता है। तो हम पर्यावरण प्रदूषण पर आता है, ठीक है, अनुशासन पर आता है। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को हम यहाँ लेकर आए हैं और सारे निबंध आज हम यहाँ देखेंगे। तो पहला हमारा जो निबंध है वो है विद्या महत्व। अब इसको कई तरीके से आ सकता है कि विद्या महत्व पर लिखिए, या विद्या धर्मेण शोभते अथवा विद्या विहीन पशु, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप मतलब ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अथवा या फिर विद्या महिमा अथवा विद्या ददाति विनय विनयात, ठीक है। इस तरह से आपका कोई भी निबंध आ सकता है, जैसे ये अथवा लिखा हुआ है, तो इस तरह से कोई भी विद्या महत्व या विद्या महिमा या विद्या ददाति विनयम, तो इस तरह से कोई भी टॉपिक आ जाता है, कैसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जो निबंध लिखना है वो इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ आता है हमारा अनुच्छेद के रूप में, कि हमने अनुच्छेद लिखा है, अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ के रूप में हम यहाँ पर निबंध लिख रहे हैं। तो पैराग्राफ के रूप में आपको हमको कैसे लिखना है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अस्मिन् संसारे विद्या एवं सर्व धर्म प्रधानम अस्ति, कि इस संसार में जो विद्या ही सभी धनों में प्रधान है। विद्या धनम चोर अपि चोरयितुं न शक्नोति, कि विद्या धन को चोर भी चोरी करने में नहीं समर्थ नहीं हो सकता है। नप अपहतु न शक्नोति, राजा हरण कर नहीं कर सकता है। अन्य धनम भ्रात्रा विभज्यते, किंतु विद्या धनम भ्रात्रा न विभज्यते। अन्य जो दूसरा धन होता है आपका, उसको भाइयों में बांट सकते हैं, बंटवारा हो सकता है, विभाजन हो सकता है, लेकिन विद्या धन का कभी विभाजन नहीं हो सकता है। उक्तम च, इसलिए कहा गया है, न चोर हार्य न राजहार्य। मैं कई बार इस श्लोक को दोहराती हूँ, आप सभी को पता है, न भ्रातृवाज्य न भारकारी, कि न तो चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाइयों में बांट सकते हैं, न ये भार लगता है, न इसका कोई वजन लगता है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, के खर्च करने पर ये नित्य ही बढ़ता रहता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। ऐसे आप अगर कोई श्लोक लिखते हो ना निबंध के बीच में, तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब चाहो तो ये श्लोक लास्ट में भी लिख सकते हो, और चाहो तो ये श्लोक पहले भी लिख सकते हो। इसकी कोई वो नहीं है कि आप बीच में ही लिखिए, आप इसको सबसे पहले लिखकर फिर आप निबंध स्टार्ट कर सकते हो, या पूरा निबंध लिखने के बाद आप एंड में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, फिर लिखा है कि विद्या बहुविद्या भवन्ति बहुविधा भवन्ति यथा साहित्यम संगीतम कला विज्ञानम इति,
विद्या तो निरंतरम अभ्यासेन परिश्रमेण वा प्राप्तुं शक्यते। विद्यायां मानवस्य बुद्धेः विकास भवति। विद्या विनम ददाति। विद्याया कोश अद्वितीय भवति। सांप्राप्त सर्वत्र शास्त्राणां स्पर्धा वर्धते यया मानव जीवनं संकटापन्न विनाशोन्मुख च भवति। अतः ज्ञानस्य उपयोग मानव कल्याणाय एव भवेत्। एतदर्थ गंभीरतया विवेचनीयम्। तो ये है इस तरह से आपका पूरा निबंध। अब इस निबंध को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखिए जो हमने पैराग्राफ में लिखा है 2 या 3 पैराग्राफ में, अब इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखिए ये जो है हमारे पॉइंट में लिखे गए हैं। जैसे पहला बिंदु आता है, हमने वही ये जो हमने पूरा वाक्य पढ़ा है, इस वाक्य को आपने छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक पैराग्राफ बनाया है, और इस पैराग्राफ में जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनको तोड़कर हमने यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्म में बनाया है कि अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्वधनम प्रधानम अस्ति, एक वाक्य। दूसरा, विद्याधनम चोरो अपि चोरयितुं न शक्नोति, दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, नृप अपहर्तुं न शक्नोति, राजा इसे हरण नहीं कर सकता है, तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य आता है, अन्य धनम भ्राता विभज्यते किंतु विद्याधनम भ्राता न विभज्यते। ठीक है, आगे देखिए नंबर 5 का जो पॉइंट आता है कि विद्या बहुविधा भवन्ति। कौन कौन सी? यथा साहित्यम, संगीतम, कला, विज्ञानम। विद्या कई विद्याओं में हो सकती है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। विद्या तो निरंतर अभ्यासेन परिश्रमेण वा प्राप्तुं शक्नोति, कि विद्या को निरंतर अभ्यास और मेहनत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आप ऐसे अचीव नहीं कर सकते, उसे प्राप्त ऐसे ही नहीं कर सकते हो। हम जो विद्या के बारे में जानते हो उसे लिखना है। अगला देखिए कि विद्या मानवस्य बुद्धि विकास भवति, विद्या विनम ददाति, कि विद्या मानव की बुद्धि का विकास करती है और विद्या विनम्रता देती है। अब विनम्रता कैसे देती है कि जो विद्या युक्त व्यक्ति होता है वो विनम्र स्वभाव का होता है। विनम्र स्वभाव से उसको धन प्राप्त होता है, धन से वो धर्म करता है, धर्म से उसको पात्रता मिलती है और यश मिलता है। 8 पॉइंट है हमारा कि विद्या कोश अद्वितीय भवति। उसी पैराग्राफ को छोटे छोटे सेंटेंस में बना लिया हमने। पॉइंट नंबर 9 है, सांप्रतम सर्वत्र शास्त्राणाम स्पर्धा वर्धते या मानव जीवनम संकटापन्न विनाशोन्मुख च भवति। अतः ज्ञानस्य उपयोग मानव कल्याण एव भवेत्। एतदर्थम गंभीरतया विवेचनीयम्। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 10 पॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ हमने अलग से एक लास्ट में श्लोक लिख लिया, इसी श्लोक को जो पहले था कि उक्तम च कहा गया है, न चोर हारे न राजहारे न भ्रातृभाज्य न भारकारी व्यय करते वर्धते व नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये आपका निबंध पूरा हुआ। तो इस तरह इस फॉर्म में आपको लिखना है। लिखने का तरीका भी आना चाहिए, है ना, कि हम क्या लिख रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इस श्लोक को सबसे पहले भी लिख सकते हो, आपका निबंध शुरू करने के पहले लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो एंड में लिख सकते हो। आप चाहो तो कुछ वाक्य आप लिख रहे हो 4 या 5 वाक्य के बाद बीच में अगर आप उस उक्ति को रखना चाहते हो तो वहां भी रख सकते हो, जैसे हमने पहले रखा था। लेकिन मैं कहूंगी कि या तो आप शुरुआत में रखें या आप लास्ट में रखें। अगर आप पॉइंट में निबंध को लिख रहे हो और पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और पॉइंट में याद करोगे तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दी याद हो जाएगा। अनुच्छेद बहुत धीरे याद होता है। अगर आपने पॉइंट में याद करा है, देखिए कई बच्चे कहेंगे कि मैम हमारे पॉइंट में नहीं लिखना है, तो देखिए उसका भी समाधान है। क्या समाधान है कि कई बच्चे पॉइंट में याद कर लिया, आपने 10 के 10 वाक्य जो थे वो याद कर लिए। अब जब लिखने लगे ना आप, तो आपने नंबर न लगा के आपने जहां आपका जो एक वाक्य समाप्त होता है वहां आपने पूर्ण विराम लिख दिया, यानी कि आपने खड़ी पाई लगा दी। उसके बाद से ही आपका दूसरा वाक्य शुरू हो गया, फिर उसके बाद से ही तीसरा वाक्य शुरू हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपका जो नंबर वाइज जो याद किया हुआ निबंध है वो आप अनुच्छेद में भी लिख सकते हो, उसको पैराग्राफ में भी बना सकते हो, और जो पैराग्राफ का याद करा हुआ है वो आप अनुच्छेद में भी लिख सकते हो। तो दोनों ही तरह से आप लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जहां तक हो सके आप नंबर वाइज ही लिखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो निबंध लिखा जाता है वो ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे ही याद होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद हुआ है तो आसान तरीका ज़्यादा सही रहता है। मैंने इसलिए आपको ये बताया कि इस फॉर्म में अगर आप याद करेंगे उसके बाद आप निबंध अनुच्छेद के रूप में लिख लेंगे, पैराग्राफ के रूप में लिख लेंगे, तो आपका निबंध है वो गलत नहीं होगा। आगे चलते बच्चों, दूसरा निबंध सदाचार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी कई बार निबंध आता है। तो देखिए इसको भी कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिए। अब जो निबंध आएंगे वो सारे पॉइंट में आएंगे। अगर आप चाहो
तो इसे पॉइंट में ना लिख के अनुच्छेद में लिख सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और अनुच्छेद बन जाएगा। जहाँ भी खत्म हुआ है पूर्ण विराम के बाद आप नई लाइन स्टार्ट कर दीजिए, आपका अनुच्छेद बन जाएगा। लेकिन मैंने पॉइंट में इसलिए लाया है ताकि हम आसानी से याद कर सके कि नंबर 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, 4 पे। हमें पता है कि हमने इसमें कितनी लाइनें याद करी है, इसमें कितनी लाइनें याद करी है, तो इस तरह से भी अच्छा सा याद हो जाता है और याद रहता भी। आप एक बार करके देखिएगा। पहला इसमें सताम आचार सदाचार कथ्य थे। पहला इसमें देखिए कि सताम आचार सदाचार कथ्य थे कि सत्य के आचरण को ही सदाचार कहा जाता है। सज्जना नाम यद आचरणती कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं, तथैव आचरणम सदाचार कथ्य थे, वही आचरण सदाचार कहा जाता है। कि जो सज्जन लोग होते हैं और वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं वैसा ही आचरण, वो आचरण सदाचार कहलाता है। आगे देखिए, सदाचारणम एक अलौकिक गुण अस्ति कि सदाचार एक प्रकार का अलौकिक गुण होता है। समाजे सदाचारस्य व्यवहारणम अनिवार्य अस्ति कि समाज में सदाचार का जो व्यवहार है वो अनिवार्य है, तभी तो वो समाज को एक सुसंस्कृत समाज बना सकता है, एक सभ्य समाज बना सकता है। आगे देखिए नंबर 5 का जो पॉइंट है, सदाचार मानवस्य अलौकिक विभूषणम कि सदाचार है वो मानव का अलौकिक विभूषण है। और मूर्खानाम एव जीवनम सदाचार विहीन भवति, और मूर्खों का जो जीवन है वो सदाचार विहीन हो जाता है। कि जो सज्जन लोग होते हैं उनका एक तरह से आभूषण हो जाता है जो सदाचार, और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों का जो जीवन है वो सदाचार विहीन होता है। आगे देखिए नंबर 6 का पॉइंट है, सदाचारी सर्वे सह शिष्टता पूर्वक आचरंती कि सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो सभी के साथ में, सह यानी साथ में, सदाचार का यानी शिष्टता पूर्वक आचरण करते हैं, वही सदाचार होता है। आगे देखिए बच्चों, यह सत्यम वदति नित्यम पितरो अभिवादयति गुरुजनानाम आदरम करोति परोपकार च करोति तस्य आयु विद्या आदि वर्धन्ते कि सदाचार के अंतर्गत देखिए कि जो सत्य बोलता है, नित्य माता पिता का अभिवादन करता है, गुरुजनों का आदर करता है और परोपकार करता है, उसकी आयु विद्या बढ़ जाती है, सदाचार में बताई गई है। नंबर 8 का जो पॉइंट आता है, सदाचारस्य महत्वम सर्वेषु धर्मेषु कि सभी धर्मों में समान रूप से समान रूपेण स्वीकृतम अस्ति स्वीकार किया गया है। कि सदाचार का जो महत्व है कि सदाचार होना चाहिए वो केवल और केवल एक धर्म में नहीं बल्कि विश्व के सभी धर्मों में बताया गया है कि जो सदाचार का व्यवहार है वो सभी धर्मों में इसे अपनाया गया है। लास्ट का पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9 कि अतः मानवताया। अब देखिए यहाँ हम इसको पॉइंट को बढ़ा सकते थे, कैसे बढ़ा सकते थे देखिए, क्योंकि यहाँ जो मूर्खानाम एवं जीवनम सदाचार विहीन भवति ये जो पंक्ति लिखी गई है एक पॉइंट और बन सकता था, तो यहाँ हमारे पूरे 10 पॉइंट हो जाते हैं। कि अतः मानवताया विकासाय सर्वे सदाचार प्रयत्न पूर्वक पालनीय रक्षणीयश्च कि अतः मानवता के विकास के लिए सभी सदाचार का प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हैं और उसका पालन करते हैं। यानी कि जब हम सदाचार का पालन करते रहेंगे, सदाचार कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सदाचार के जो गुण है वो ट्रांसफर होते जाएंगे, तो सदाचार की रक्षा हो जाएगी। और इसकी रक्षा कैसे होगी? पालन करने से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करोगे तो रक्षा होगी। तो ऐसे आपको 10 पॉइंट में ये भी निबंध लिखना है। आगे देखिए नंबर 3 का जो पॉइंट आता है परोपकार, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है कि परेशान उपकार, यहां पर नंबर लिख लेते हैं हम कि परेशान उपकार परोपकार कथ्यते कि दूसरों पर किया गया उपकार परोपकार कहा जाता है। स्वार्थ परित्यज्य, दूसरा पॉइंट है कि स्वार्थ परित्यज्य, स्वार्थ को छोड़कर अन्येषां कल्याण इच्छा, अन्य लोगों के कल्याण की इच्छा है कि किंचित क्रियते तत् परोपकार कथ्यते, अगर उनके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह परोपकार कहलाता है। नंबर 3 का जो पॉइंट आता है वो आता है परोपकार मानव से एक उत्तम गुण अस्ति, परोपकार मानव का एक उत्तम गुण है। अब ये देखो, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना बहुत जल्दी याद होने वाले आपको। नंबर 4 का जो पॉइंट आता है परोपकारेण जनेषु सुख शांति वृद्धि भवति, परोपकार से मनुष्य की सुख शांति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कि अगर आप परोपकार कर रहे हो, दूसरों पर उपकार कर रहे हो, दूसरों की किसी प्रकार से मदद कर रहे हो, तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होगी, कुछ शांति सी होगी कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है, कुछ दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है। तो वो जो आत्मसंतुष्टि है ना वो हर कहीं नहीं मिल सकती है, वो धन संपत्ति से नहीं मिल सकती है, वो इस तरह के आचरण से मिलती है। अगर आप सदाचार व्यक्ति बन के रह रहे हो या विद्या अध्ययन कर रहे हो या परोपकार कर रहे हो तो आपके आचरण में इस तरह के विचार अगर आते हैं, इस तरह का
विचारधारा चलती है, आपके आचरण में अच्छे सद्गुण आते हैं, तो वो आपके मन को शांत करते हैं। नंबर 5 का जो पॉइंट है कि परोपकारी ने जना परोपकारी ने प्रसन्ना भवंती, कि परोपकारी लोग परोपकार करके प्रसन्न होते हैं। नंबर 6 का जो पॉइंट है कि परोपकार से भावना मानवेशु, परोपकार की जो भावना है मानवों में, एवं न, कि मानवों में ही नहीं है, देवेशु पशु पक्षी वृक्ष दिशु अपि च भवति, ये जो भावना है केवल मनुष्यों में नहीं है, आप देवताओं में भी देख सकते हो, पशु पक्षियों में भी देख सकते हो और पौधों में भी देख सकते हो। तो परोपकार की भावना सभी में होती है। नंबर 7 का जो पॉइंट आता है वो है हमारा कि महात्मा दधीचि परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्थिनि अपि ददो प्राणांश अत्यजत, कि महात्मा दधीचि जो थे, महात्मा दादीज जो थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर, और ऐसे कहा गया था कि एक ऐसा अस्त्र बनाना है जो महात्मा दादीज के हड्डियों से बनेगा। तो अब हड्डी कैसे मिलेगी, ऐसे तोड़कर तो ले नहीं लेंगे। तो क्या किया था, महात्मा दादीज ने प्राणों का त्याग किया था। प्राणों का त्याग करने के बाद में उनके शरीर की जो हड्डी थी, उस हड्डी से एक अस्त्र बनाया गया था, और वो भी क्या था, परोपकार के लिए, यानी कि सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। नंबर 8 का जो पॉइंट आता है, देखिए कि गौतम बुद्ध प्राणी न दुखी विनाशाय एवं सर्वभोगायांत राज प्रासादम परित्यज्य महता कष्टेन तप अकरोत बुद्ध तत्वंच प्राप्नोत। अब देखिए परोपकार के लिए कि महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, और वो कौन थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर और बहुत अनेक कष्ट सहकर बुद्ध तत्व की जो प्राप्ति करी थी, वो किसके लिए करी थी, परोपकार के लिए, लोग मनुष्य को बताने के लिए कि अहिंसा का मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है, सत्य का मार्ग क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो ये भी क्या करा है, परोपकार के लिए कार्य किया था। नंबर 9 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि महात्मा ख्रिस्ट दयालु मोहम्मद च जनानाम दुख विनाशाय एवं स्वजीवने अपारम कष्टम सोडवंता। और नंबर 10 का जो पॉइंट आता है वो है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र से स्वतंत्रताए एवं बहुवारम कारागारम असेवत अवर्णनीयानि कष्टानि च असत, के परोपकार के लिए ही महात्मा गांधी ने देश की रक्षा के लिए कितनी बार जेल में गए और कितने असहनीय कष्ट सहन करे। नंबर 11 का जो पॉइंट है, यहाँ केवल बढ़ जाता है थोड़ा सा। नंबर 11 का जो पॉइंट है वो है कि न केवलम मनुष्य अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यते, कि केवल मनुष्य ही आपको परोपकार में लीन नहीं मिलेंगे, ये जो प्रकृति है, संपूर्ण सृष्टि है, ये परोपकार के लिए ही आपको कार्य करती हुई नजर आएगी। अब इसके लिए देखिए आप यहाँ पर एक श्लोक भी लिख सकते हैं कि नद्य स्वमेव जलम न पीबंती, कि नदी अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं फलानी न खादंती, और वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, किंतु तासाम जलम तेषाम फलानी च परोपकार एवं भवत, किंतु इनका जो जल है और उनके जो फल है परोपकार के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पंक्ति लिख लेनी है, यहाँ पर एक श्लोक है, अतः अस्माभि अपि सदा परोपकार करणीय, इसलिए हमें भी यहाँ परोपकार करना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते, तो ये हमारी आ जाएगी 12वीं पंक्ति, ये तो एक श्लोक के रूप में आ जाएगा। तो ऐसे आपको, अगर आपको श्लोक लिखना चाहते हो तो बीच में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है, शुरुआत में भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपको निबंध लिखना है। आगे चलते बच्चों, हमारा चौथा जो पॉइंट आता है सत्संगति, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है। और यहाँ जो जितने भी निबंध है ना बच्चों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको लिखना आना चाहिए, आपको याद तो करना पड़ेगा, बहुत सारे याद न करके कुछ इंपॉर्टेंट निबंध आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सत्पुरुषाणाम संगति सत्संगति कथ्यते, कि सज्जनों की जो संगति होती है, सत्पुरुषों की, अच्छे लोगों की जो संगति होती है, उसे ही संगति सत्संगति कहते हैं। नंबर 2 का पॉइंट आता है हमारा कि सज्जनानाम संगति सुखकरी भवति, सज्जनों की संगति सुखकरी होती है, सुखदायक होती है। नंबर 3 का पॉइंट आता है कि सज्जनानाम सदैव समाजे आदर्श रूपेण स्वीक्रियन्ते, कि सज्जनों को सदैव समाज में आदर्श रूप में स्वीकार किया गया है। नंबर 4 का जो पॉइंट आता है हमारा कि सत्संगत्या जन उन्नति पदम प्राप्नोति, कि सत्संगति से जो व्यक्ति जीवन यापन करता है, जिनकी सत्संगति अच्छी होती है, जिनकी संगति अच्छी होती है, वे उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। कैसा स्थान प्राप्त करते हैं? उच्च स्थान, कोई यश प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आगे देखिए नंबर 5 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि सत्संगति ध्येय जांग्य हरति वाची सत्य सिंचती।
आगे देखिए नंबर 6 का जो पॉइंट आता है कि पापन दूरी करोति दिक्षु च यश तनोति, पाप से दूर करके चारों दिशाओं में यश फैलाती है कौन? सत्संगति। नंबर 7 का जो पॉइंट आता है हमारा कि सत्संगत्या नराणाम अज्ञानम पापम अधर्म च नश्यति, सत्संगति मनुष्य के अज्ञान को, पाप को, अधर्म का नाश करती है। कैसे नाश करती है? आप किसी ऐसे महापुरुष के संपर्क में आ गए हैं, जिन कोई गुरुदेव है या कोई आचार्य है, कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति है, और उनके संपर्क में आ गए हैं, और संपर्क में आने के बाद आपके मन के अंदर जो भी कुविचार थे, जो भी गलत विचार थे, उन गलत विचारों का वह निराकरण कर देते, उपाय कर देते, समाधान कर देते, तो क्या हो जाता है? आपके अंदर से अज्ञान समाप्त हो जाता है, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पाप आपके अंदर समाप्त हो जाता है, पाप करने का आपकी प्रेरणा आपके अंदर दूर हो जाती है, आप और मनुष्य की रक्षा के लिए और पुण्य के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, और धर्म के प्रेरक हो जाते हैं, वो धर्म का नाश हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। नंबर 8 का जो पॉइंट आता है हमारा कि सत्संगति नरस्य सर्वान मनोरथान पूरयति, कि सत्संगति मनुष्य के सभी इच्छाओं को पूरा करती है। मनोरथ, मनोरथ यानी मन की इच्छाओं को पूरा करती है कौन? सत्संगति। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 9 कि सत्संगति नरस्य सम्मानम वर्धयति, सत्संगति मनुष्य के सम्मान में वृद्धि करती है। कैसे करती है? एक तो ये हुआ कि समाज में आप अकेले जीवन यापन कर रहे हो और आपकी दुर्गति थी, यानी कि दुसंगति थी, आप बुरे लोगों के संपर्क में आ गए थे, तो आप कोई व्यक्ति आपके साथ बात करना चाहेगा, और भी ऐसा होगा कि भाई देखिए फला व्यक्ति उसके साथ चल रहा है, वो तो बहुत गुंडा मवाली है, भाई अच्छा नहीं है। तो आपका भी जो आचरण है, आपके लिए जो फीडबैक है, जो भी आपके लिए कोई बात कही जा रही है, वो भी गलत ही होगी, चाहे आप गलत नहीं हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप विचरण कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, उस व्यक्ति के जीवन का प्रभाव, उसके कार्यों का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोला गया है कि सत्संगति नरस्य, मनुष्य के सम्मान को बढ़ाती है। अगर आप अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहोगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। नंबर 10 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि सत्संगति नरस्य पापानि अपा करो, कि जो सत्संगति है मनुष्य के पापों का नाश करती है। नंबर 11 का पॉइंट है कि न केवलम मनुष्यसु अपेतु जड़ वस्तु अपि संगते स्पष्ट प्रभाव दृश्यते, कि न केवल मनुष्य ही बल्कि जो जड़ वस्तु है, जितनी भी निर्जीव वस्तु है, उनमें भी दिखाई देती है कि सत्संग जो संगति है वो क्या होती है। आगे देखिए नंबर 12 का पॉइंट है। नंबर 12 का जो पॉइंट आता है कि धूपेन सह धूम अपि सुगंधित भवति, कि धूप जो है, धूप के साथ में रहकर जो धुआं है वो भी सुगंधित हो जाता है। धूप क्या होती है? धूप बत्ती, जो अगरबत्ती जलाते हैं, और अगरबत्ती की जो खुशबू है वो कितनी सुगंध, कितनी मीठी, कितनी अच्छी आती है। और ऐसी सुगंध के अंदर जब कोई धुआं शामिल हो जाता है तो वो धुआं भी कैसा हो जाता है? सुगंधित हो जाता है। आगे देखिए बच्चों नंबर 13 यानी कि लास्ट का पॉइंट। अब इतने पॉइंट इसलिए दिए कि कम से कम आप इसमें से 10 तो याद ही कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप 10 याद कर सकते हैं। कि अतः अस्माभि सदा सत्संग कार्य कुसंग च सर्वथा परित्यज, कि सत्संग कार्य करने चाहिए, कुसंग कार्य को हमेशा छोड़ देना चाहिए। परित्यज्य यानी कि छोड़ देना चाहिए। तो ये है हमारा सत्संगति का निबंध। अगला चलते हैं बच्चों निबंध नंबर 5, और यह है मातृभूमि या अस्माकम देश। तो आप मातृभूमि लिखो या फिर अस्माकम देश लिखो, एक ही चीज है। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, भारत देश, अस्माकम भारत देश, जन्मभूमि, अस्माकम जन्मभूमि। ठीक है, अब यहाँ पर हम निबंध शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट लगता है वो लगता है हमारा एक, अस्माकम भारत देश विश्व से एक महान देश अस्ति। हमारा भारत देश विश्व का एक महान देश है। नंबर 2 आता है कि भारत भूमि अस्माकम मातृभूमि यथा उक्तम माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, कि भारत भूमि जो है वो हमारी मातृभूमि है। इसमें आ गया अस्माकम देश में मातृभूमि आ गया है, मातृभूमि है, इसलिए कहा गया है कि माता भूमि है, और पुत्रो अहम पृथ्विया, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इति जन्मभूमि अस्माकम जननी अस्ति। नंबर 3 का पॉइंट आता है यहाँ पर नंबर 4, यतो ही अस्या एव क्रोड़े क्रीडित्वा, के जब हम इसके ही गोद में खेलते हैं, वयम स्वशेषव अतिक्रम्य यौवनम प्राप्त, और खेलते खेलते हम जब जन्म लेते हैं और जन्म से हम इस धरती की गोद में खेलते और खेलते खेलते हम युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। आगे देखिए नंबर 5 का पॉइंट,
कि इयं मातृभूमि स्वर्गात अपि श्रेष्ठा, कि ये जो मातृभूमि है, भारत देश जो हमारा देश है, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 6 का पॉइंट आता है कि यत्र वयम सुखेम वसाम, कि जहां हम सुख से रहते हैं, विविधानाम भोगान च अनुभवाम, और विविध भोगों का अनुभव करते हैं, अस्माकम मातृभूमि सुफला सुजला सस्य श्यामला अस्ति, हमारी जो मातृभूमि है वो कैसी है, सुफला सुजला और सस्य श्यामला है। हमारी मातृभूमि धन धान्य से परिपूर्ण मातृभूमि है। नंबर 8 का जो पॉइंट आता है, सागर अस्य चरणों प्रक्षालयति, सागर इसके चरण प्रक्षालित करता है। नंबर 9 का जो पॉइंट आता है कि हिमालय अस्य शुभम किरीटम विंध्यद्रि अस्य कटी, के हिमालय इसका शुभ मुकुट है, हिमालय इसका स्वच्छ धवल मुकुट है, और विंध्य पर्वत जो है वो इसकी करदनी है, यानी कि इसकी कनकती है, जिसको क्या बोलते हैं, कटी, कटी यानी कि कमर कही गई है। नंबर 10 का यानी कि लास्ट पॉइंट आता है, विविध नद्या अमृत तुल्यन जलेन इमा सिंचती, कि अनेक नदियां अमृत के समान जो है, अमृत के समान जल से इसको सिंचती है, इसको पोषित करती है। तो ये है हमारा कौन सा, मातृभूमि या अस्माकम देश निबंध। तो 10 पॉइंट है, इसमें देख लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए अगला कि सूर्य प्रतिदिनम प्राप्त, यहाँ 11वां पॉइंट और आ गया है कि सूर्य प्रतिदिन प्राप्त इमा प्रणमति, कि सूर्य प्रतिदिन इसको प्रणाम करता है। खगाश्च कलेश्रेष्ठ इमा स्तुवंती, और जो पक्षी है अपने कलरव से इसकी स्तुति करते हैं, इसकी वंदना को गाते हैं। और नंबर 12 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि देवा आपी यस्य महत्वम गायंती, कि देवों ने भी इसके महत्व को गाया। कैसे गाया है कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्यस्तु ये मातृभूमि भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरुत्वात्। अगर आपको श्लोक याद होता है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप 10 वाक्य लिख लीजिए। जो भी आपसे पूछे गए हैं 10 वाक्य 8 वाक्य जो भी पूछे गए हैं, छोटे छोटे याद हो रहे तो छोटे छोटे लिख लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर, छोड़ना नहीं है ना। आगे चलते बच्चों, नंबर 6 का हमारा निबंध, और ये है संस्कृत भाषा महत्व। और संस्कृत भाषा के महत्व का निबंध तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, कई बार आता है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि संस्कृत भाषा संसार से प्राचीनतमा मुख्य भाषा अस्ति, कि जो संस्कृत भाषा है वो संसार की सबसे प्राचीन भाषा और मुख्य भाषा है। नंबर 2 है कि व्याकरण आदि दोष रहित भाषा, कि व्याकरणिक दोष से रहित भाषा है। संस्कृत भाषेति कथ्यते, इसलिए इसे संस्कृत भाषा ऐसा कहा जाता है। नंबर 3 का जो पॉइंट आता है कि संस्कृत साहित्यम अति विशालम अस्ति, कि संस्कृत साहित्य जो है कैसा है, बहुत ही विशाल है और प्राचीन भी है। कैसा है, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल साहित्य जिसे कहा गया है वो कौन सा साहित्य है, संस्कृत साहित्य को सबसे प्राचीन और सबसे विशाल साहित्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4, अस्मिन खंड काव्य, इसमें खंड काव्य, महाकाव्य, दूत काव्य, नाटकम, दर्शनम, ज्योतिरायुर्वेदादय सर्वे अपि विद्यन्ते। इसमें कौन कौन से काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, दूत काव्य है, द्रुत काव्य बोलेंगे, नाटक है, दर्शन है, ज्योतिरायुर्वेद आदि भी, मतलब और भी बहुत से इसमें काव्य विद्यमान है। नंबर 5 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि बाण वाल्मीकि, बाण भट्ट और वाल्मीकि, हर्ष, कालिदास, बहुत सारे कवियों के नाम है। देखिए बाण, वाल्मीकि, हर्ष, कालिदास, अश्वघोष आदय अस्य श्रेष्ठा कवय संति, आदि इनके श्रेष्ठ कवि है। कौन कौन से नाम है कि बाण भट्ट, वाल्मीकि, हर्ष, कालिदास और अश्वघोष आदि इसके श्रेष्ठ कवि है। नंबर 6 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि संस्कृत दर्शन शास्त्रम अद्यापि जगति अद्वितीयम वर्तते, संस्कृत दर्शन शास्त्र आज भी विश्व का अद्वितीय साहित्य गिना जाता है, अद्वितीय साहित्य माना जाता है। अगला देखिए नंबर 7 का जो पॉइंट आता है कि अस्य भाषा या व्याकरण अद्वितीय अस्ति, इस भाषा की व्याकरण है वो भी अद्वितीय है, कहीं और ऐसी व्याकरण है ही नहीं। नंबर 8 का जो पॉइंट आता है कि विश्व प्रसिद्ध पाणिनिकृत व्याकरण ग्रंथ अस्यामे भाषायाम अस्ति, कि विश्व प्रसिद्ध जो पाणिनिकृत व्याकरण ग्रंथ है वो भी इसी भाषा का है। पूरा पॉइंट नंबर 9, पूरा सर्वे जना संस्कृत भाषा एवं वदंती स्म, प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। अतः समग्रमपि प्राचीन साहित्यम संस्कृत भाषा में लिखितम अस्ति, इसलिए सभी जगह जो प्राचीन साहित्य मिलता है, जो प्राप्त होता है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ प्राप्त होता है।
नंबर 10 का जो पॉइंट आता है कि ग्रंथा संस्कृत भाषायाम संति, जितने भी ग्रंथ है वो सभी संस्कृत भाषा में, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे जितने भी वेद हैं हमारे वो हो, चाहे उपनिषद हो, जब भाष्य हो या टीकाएं हो, जितने भी लिखे गए हैं, पुराण हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें किसमें, साहित्य किसमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संस्कृत साहित्यस्य अध्ययनेन सद्विचाराः स्वमेव उत्पद्यन्ते, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से सद्विचार यानी कि सत्य विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। नंबर 11 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि संस्कृत भाषा संपूर्ण भारते समान रूपेण अंगीकृता आदृता च अस्ति, कि संस्कृत भाषा संपूर्ण भारत में समान रूप से अंगीकृत की गई है। अतः राष्ट्रीय ऐक्य संस्थापनाएं, यहां पर देखिए 12वां पॉइंट आता है कि अतः राष्ट्रीय ऐक्य संस्थापनाएं अद्भुतम सामर्थ्य आवहति, इसलिए राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने में अद्भुत सामर्थ्य है। संस्कृत भाषा हम बोल देते हैं, कहीं विदेश में चले जाते हैं और कह देते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही हमारे देश की भाषा है, विदेश में जाकर कहते हैं, तो विदेश में जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, वो सभी कहेंगे कि हमारी भी है। तो आपके अंदर एक एकता का भाव जागेगा या नहीं जागेगा? बिल्कुल। तो वो एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयास है वो संस्कृत भाषा करती है। नंबर 13 जो पॉइंट आता है वो आता है कि एतादृश्य, इस प्रकार समृद्धाया मातृभूताया संस्कृत भाषाया समृद्धनाय अस्माभि सर्वविध प्रयास कर्तव्य, कि इस प्रकार इसकी समृद्धि मातृभूमि की, संस्कृत भाषा की और इसके संवर्धन के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमारा सभी प्रकार से प्रयास करना चाहिए, हमें सभी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। 13 पॉइंट में हुआ है, आपको याद होता है 8 याद करिए, आपको याद होता है 10 याद करिए, ठीक है। तो जो भी आपके 8 आते हैं या 10 आते हैं, आपको वो वाक्य इसमें लिखने हैं। अब चलते हैं बच्चों नंबर 7। अब देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैम तो सभी इंपॉर्टेंट बता रही है, तो यहाँ पर जो निबंध आए हुए हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इनमें से ही आपको कुछ याद करने हैं। आप इनमें से भी कई बच्चे अब ऐसे सोच रहे हैं कि मैम 1 या 2 ही बता दीजिए, तो देखिए बच्चों ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी चीज़ें लास्ट ईयर आई है उन चीज़ों को हटाकर, तो अगर लास्ट ईयर जिस बोर्ड में आई है वो दूसरे बोर्ड में आ सकती है। तो हमने यहाँ पर जो निबंध लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं, और इनमें से हो सकता है आपके ऑप्शन में कोई ना कोई निबंध अवश्य आएगा। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण से उपाय, या फिर पर्यावरण संतुलनम, या फिर पर्यावरण सुरक्षा अथवा पर्यावरण संरक्षणम। तो पर्यावरण के ऊपर हमको निबंध लिखना है, वो चाहे कैसे भी आता हो, आपको एक ही तरह से निबंध लिखना है। तो यहाँ हम उसी तरह से पॉइंट में निबंध लिखेंगे। पॉइंट में कैसे लिखना है देखिए, पहला पॉइंट जो आता है वो हमारा ये है कि अस्माकं परित प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण कथ्यते, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि अन्य प्राणी स्थिते मनुष्य अपि प्रकृत्या क्रोडे जनुरदत, कि अन्य प्राणियों की भांति ही जो मनुष्य है वो भी प्रकृति की गोद में ही खेलता कूदता है, ठीक है। मृत्स्या जलवायु वनस्पति, यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है मृत्स्ना जलवायु वनस्पति खग कीट पतंग जीवाणव इति पर्यावरण से घटका विद्यन्ते। पर्यावरण के घटक यानी कि तत्व कौन कौन से, वो भी चीजें बतानी है कि कौन कौन से होते हैं, कि जलवायु होते हैं, वनस्पति होती है, पक्षी होते हैं, कीट पतंग होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सब पर्यावरण के घटक है, और इनका होना पर्यावरण में अनिवार्यता है। यानी कि पर्यावरण में ये चीजें हैं तो ही पर्यावरण का निर्माण होता है, अदरवाइज पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। नंबर 4 का जो पॉइंट आता है वो आता है मानव जीवने पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, मानव जीवन में पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 5 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि स्वस्थम पर्यावरण एवं मानवस्य स्वस्थ जीवनस्य प्रमुख आधार मन्यते, कि स्वस्थ पर्यावरण ही मानव के स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। पर्यावरणम शुद्ध भवति तत्र जीवनम अपि सुखमय भवति, कि पर्यावरण शुद्ध होता है तो जीवन भी, हमारा जो जीवन है वो भी सुखमय हो जाता है, ठीक है। अब सुखमय कैसे होगा, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तो ही सुखी रहेंगे, अगर बीमार होंगे तो क्या सुखी होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए हमें
हमें सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नंबर 7 का जो पॉइंट है वो है कि संप्रति उद्योगानाम तीव्र विकासात पर्यावरणम दूषितम अभवत, कि आजकल जो हम उद्योगों का निरंतर विकास जो देख रहे हैं ना, उसके कारण पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। अगला देखिए नंबर 8 का जो पॉइंट आता है वो इस प्रकार है कि औद्योगिक संस्थानेभ्य निर्गतम दूषितम जल वातावरण दूषित करोति, कि औद्योगिक कारखानों से जो गंदा जल निकलता है वो वातावरण को कैसा करता है, प्रदूषित करता है, क्योंकि वो कैसा होता है, वो केमिकल वाला होता है, और केमिकल वाला जो जल होता है वो नदियों में चला जाता है, और नदियों के साथ में हम पेड़ पौधों की जाता है या वायु में निकल जाता है या वायु में सम्मिलित हो जाता है, जो गैस होती है उसके अंदर वो वायु में मिल जाती है, तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण में आप नदी भी ले सकते हो, आप भूमि भी ले सकते हो, आप ध्वनि भी ले सकते हो, आप पेड़ पौधों से है वो भी ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप पर्यावरण को ले सकते हो। आगे देखिए नंबर 9 का जो पॉइंट आता वो है कि ईदमेव दूषितम जलम नदी सम्मिलित तस्या अपि जलम दूषित करोति, कि इससे जो नदी का जल है वो दूषित हो जाता है और ये नदी में मिल जाती है, ये जो गंदगी है वो सारी की सारी नदी में मिल जाती है और जिससे नदी का जल भी गंदा हो जाता है। आगे देखिए नंबर 10 का पॉइंट, नगरेशु विशाला उद्योग वायु प्रदूषण करोति, कि नगर में जो बड़े बड़े उद्योग है, कारखाने हैं, चिमनियां हैं, है ना, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वो सब क्या करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, क्योंकि वहां से चिमनियों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो वायु में सम्मिलित हो जाता है और वो वायु को प्रदूषित करता है। आगे देखिए नंबर 11 जो पॉइंट आता है हमारा कि अनेके रोगा समुत्पद्यन्ते, और इससे अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। आगे लास्ट वाला 12वां जो पॉइंट आता है कि अतः पर्यावरण शुद्ध योजनाबद्ध प्रयास कुरिया, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना चाहिए कि हमें पर्यावरण वायु प्रदूषण को कैसे रोकना है, ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोकना है, जल प्रदूषण को कैसे रोकना है, भूमि प्रदूषण, बहुत से प्रदूषण है, इन सभी प्रदूषण को कैसे रोकना है। तो ये देखिए बच्चों, हमारा पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर कैसे निबंध लिखना ये हो गया। इसमें से आप 8 से 10 वाक्य आराम से याद कर सकते हो, जो भी आपको याद हो रहे हैं। अब आता है नंबर 8 का निबंध, जिसका नाम है, जो टॉपिक है हमारा, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या विस्फोट या फिर जनसंख्या विस्फोट वर्णनम, कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसके ऊपर निबंध। यहां से शुरू करते हैं। पहला, संप्रति अस्माकम देशे जनसंख्या वर्धमाना वर्तते, कि आज वर्तमान में, संप्रति यानी वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या अधिक है। कितनी है? अधिक है। नंबर 2 का जो पॉइंट आता है कि अस्मात् कारणात् अन्ना भाव जीविका भावे अनेका समस्या समुत्थिता, इस कारण से अन्न अभाव के कारण और विकास के, जीविका के अभाव के कारण अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर 3 का पॉइंट जो आता है, आसाम समस्यानाम समाधानम एकमात्र परिवार नियोजनम एव अस्ति, और इस समस्या का एकमात्र जो आधार है, एकमात्र जो समाधान है वो क्या है? परिवार नियोजन, परिवार नियोजन ही है। आगे देखिए नंबर 4 का जो पॉइंट आता है, एकस्मिन् परिवारे द्वि एव शिशु स्यातम, कि एक परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए। नंबर 5 का जो पॉइंट है वो है कि एतत् एव परिवार नियोजन से तात्पर्य भवति, और यही इस परिवार नियोजन का तात्पर्य है कि एक परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए, 2 माता पिता हो गए और 2 बच्चे, ऐसा मतलब एक परिवार में 4 व्यक्ति होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी परिवार नियोजन हो सकता है। जनसंख्या में जो कमी है वो थोड़ी सी आएगी। नंबर 6 का जो पॉइंट आता है कि अति परिमित सदस्यानाम परिवार एवं सुखी भवति, कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुखी होगा। अधिक परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा तो क्या होगा? भोजन की समस्या हो जाएगी, उनके लालन पालन की समस्या आ जाएगी, उनकी शिक्षा की समस्या आ जाएगी, कहाँ किसको पढ़ाया जाए किसको नहीं पढ़ाया जाए। तो छोटा परिवार होगा तो उससे शिक्षा अच्छी तरह से दी जा सकती है। आगे देखिए बच्चों, नंबर 7 का जो पॉइंट आता है कि परिवार से कल्याणेन समाज से कल्याणम भवति, कि परिवार का कल्याण से करने से ही समाज का कल्याण होगा। नंबर 8 का पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, देखिए इसमें तो बहुत छोटे छोटे हैं, कि समाजस्य कल्याणेन देशस्य कल्याणम भवति, कि समाज, परिवार का कल्याण से देश, समाज का कल्याण होगा और समाज के कल्याण से देश का कल्याण होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अतः नंबर 9 का जो पॉइंट आता है वो आता है, अतः परिवार नियोजनाय प्रत्येक जन सचेत, इसलिए परिवार नियोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत होना चाहिए। आगे देखिए नंबर 10 का पॉइंट आता है कि लघु परिवार सुख से आधार भवति, कि लघु जो परिवार है, लघु यानी छोटा छोटा परिवार सुख का आधार होता है, सुखी होता है।
नंबर 11 का जो पॉइंट है वो है कि लघु परिवारे शिशुनाम पालनम सम्यक रूपेण भवति। लघु यानी कि छोटे परिवार में बच्चों का लालन पालन या पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से होता है। और लास्ट का जो पॉइंट है हमारा है अतः अस्य साफल्याय सर्वथा प्रयास कर्तव्य, इसलिए इसकी सफलता के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है परिवार नियोजन की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार के बारे में बताना है। तो बहुत ही छोटी छोटी पंक्तियां हैं और ये तो मुझे लगता है अभी आपको याद हो गया होगा, इसमें से आधे तो याद हो गए होंगे। नंबर 9 का जो हमारा निबंध है वो है अनुशासन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख नहीं रही हूँ इंपॉर्टेंट सब में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है तभी तो हम यहाँ लेकर आए हैं। ऐसे ही सारी जो भरमार तो नहीं कर दिया हमने, बहुत सारे निबंध कुछ भी लेकर आ गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वही लेकर आए। इसमें भी देखिए बहुत छोटी छोटी पंक्तियां लिखी गई हैं। तो पहला देखिए क्या है कि समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, समाज में नियमों का पालन करना ही अनुशासन होता है। नंबर 2 पॉइंट है जीवने अनुशासन से विशेषम महत्वम भवति, कि जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। नंबर 3 का जो पॉइंट आता है कि प्रत्येके पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति। अब देखिए भवति भवति आ रहा है ना, इसका मतलब होता है, और अस्ति आता है तो है, वर्तते भी है। ठीक है, तो प्रत्येके पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति, कि प्रत्येक स्थान पर अनुशासन आवश्यक होता है। आप कहीं भी जाइए, अगर आप अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हो, अनुशासन से जीवन यापन कर रहे हो, तो आपका जो कार्य है, आपका जो जीवन है वो सही तरह से चलेगा। अगर आप तितर बितर होकर ऐसे ही अव्यवस्थित होकर कार्य कर रहे हो तो आपका कार्य कभी भी संपन्न नहीं होगा। नंबर 4 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि अनुशासनम बिना किमपि कार्य सफलम न भवति, कि अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आगे देखिए नंबर 5 का बिंदु आता है हमारा छात्रेभ्य अनुशासनम परम आवश्यकम अस्ति। छात्रों के लिए छात्र जीवन में अनुशासन होना अनिवार्य है, और अनुशासन का केंद्र छात्र जीवन में विद्यालय होता है। तो विद्यालय में आपको पूर्ण रूप से अनुशासन सिखाया जाता है और प्रत्येक छात्र का कर्तव्य बनता है कि वह अनुशासन सीखे। नंबर 6 का जो पॉइंट आता है कि अनुशासित सर्वेभ्य प्रिय अस्ति, कि जो अनुशासन से कार्य करता है वो सभी का प्रिय होता है। नंबर 7 का जो पॉइंट आता है कि सामाजिक व्यवस्था हेतु अनुशासन परम आवश्यक अस्ति, कि सामाजिक व्यवस्था को सही तरह से चलाने के लिए, सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। ठीक है, नंबर 8 का जो पॉइंट आता है कि यस्मिन समाजे अनुशासनम न भवति, कि जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है तत्र सदैव कलह भवति, वहाँ सदैव लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कलह होता रहता है। नंबर 9 का जो पॉइंट आता है कि शिक्षकस्य अनुशासने, शिक्षक के अनुशासन में छात्रा निरंतरम उन्नत पथम गच्छन्ति, कि शिक्षक के अनुशासन में अगर कोई छात्र जीवन यापन कर रहा है तो वो निरंतर उच्च पद को प्राप्त करता रहेगा। नंबर 10 यानी कि लास्ट पॉइंट हमारा अतः अनुशासनस्य पालनम जीवने अति आवश्यकम अस्ति, इसलिए अनुशासन का पालन जीवन में अति आवश्यक है। अति यानी कि महत्वपूर्ण है। तो ये भी देखिए बहुत छोटा सा, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटी छोटी लाइन का 10 वाक्यों का ये निबंध है और ये याद हो जाना चाहिए आपको, और बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आप छात्रों को जल्दी से जल्दी ये याद हो जाए। अगला चलते हैं बच्चों, हमारा जो 10वां हम कहेंगे निबंध है वो है क्रिकेट क्रीडनम, क्योंकि जो प्रिय खेल आता है ना आपका, प्रिय खेल, प्रिय क्रीडनम, तो प्रिय क्रीडनम में अधिकांश बच्चे क्रिकेट को ही लिखते हैं क्योंकि क्रिकेट ही उनका फेवरेट होता है। ठीक है, तो हम क्रिकेट को ही लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आता है कि इदम क्रीडनम विश्वस्य कतिपयेषु देशेषु क्रीड्यते, कि यह जो खेल है विश्व के कई देशों के द्वारा खेला जाता है। नंबर 2 का पॉइंट आता है कि प्राय प्रतिवर्षम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धाश्च आयोजनते, कि प्राय हर देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। कई देश है वो क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं कि कंपटीशन होने वाला खेल का। नंबर 3 का जो पॉइंट आता है कि अस्मिन क्रीडने द्वे दले भवत, इस खेल में कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं। अब खेल के बारे में बताना है। नंबर 4 का पॉइंट आता है कि एकस्मिन दले एकादश क्रीडका भवंती, कि एक दल में एकादश यानी कि 11 खिलाड़ी होते हैं
क्रीडका यानी कि खिलाड़ी, भवंती यानी होते हैं, और होता है भवती, भवती भवत भवंती यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन लगा दिया। आगे देखिए नंबर 5 का जो पॉइंट आता है, एकम दलम कंदुकम लक्ष्य पक्षीपति अपरश्च कंदुकम दंडेन यानी कि बल्ले से प्रहरति। एक दल क्या करता है कि गेंद को पकड़ने का लक्ष्य प्राप्त करता है, और जो दूसरा है वो गेंद को बल्ले से मारने का प्रयास करता है। इस खेल के बारे में ये बताया गया। अब आता है नंबर 6 का पॉइंट आता है कि यस्य दलस्य धावनानि अधिकानि भवन्ति तद दलम विजयी भवति, कि जिस दल के, जिस टीम के धावनानि यानी रन, यानी कि दौड़ दौड़ कर ही रन लेते हैं ना, यानी कि रन सबसे अधिक होते हैं, वह दल विजयी होता है। नंबर 7 का जो पॉइंट आता है वो आता है कि अतः स्वास्थ्य विकासाय अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकासाय च अस्माभिः प्रयत्न कर्तव्य, के स्वास्थ्य के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास के लिए हमें ये प्रयत्न करने चाहिए, यानी कि ये खेल खेलने चाहिए। तो ये भी देखिए बच्चों, आगे देखिए और है नंबर 8 का जो पॉइंट आता है वो यहाँ आता है कि क्रिकेट क्रीडनम स्वास्थ्य हितकरम भवति, कि क्रिकेट का जो खेल है वो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। कैसे? आप बॉल को उठाते भी हो, आप बॉल को ऐसे भी कैच करते हो तो एक्सरसाइज हो रही है, आप बल्ले से मार भी रहे हो, आप बॉलिंग भी कर रहे हो तो आपका जो हाथ है वो भी पूरा मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, और ये एक्सरसाइज क्या है, सारे खेल के जितने भी खेल है विश्व में सभी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। नंबर 9 का पॉइंट आता है कि क्रिकेट क्रीडनम शरीरम स्वस्थम स्फूर्ति युक्तम च भवति, कि क्रिकेट जो खेल है वह शरीर में स्वस्थ और स्फूर्ति देने वाला होता है। क्रिकेट की जगह आप फुटबॉल को भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर नंबर 10 का जो पॉइंट आता है कि इदानीम राष्ट्राणाम मध्ये क्रिकेट स्पर्धा पारस्परिक मैत्री संबंध स्थापने संपर्क सूत्रताम गता, कि आजकल जो राष्ट्रों के बीच में क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है आपस में, वो मैत्री संबंध, मित्रता की भावना को स्थापित करती है। मित्रता यानी कि मित्रता बना देती है देश के बीच में। नंबर 11 का जो पॉइंट आता है कि एतेन परस्पर स्पर्धा सहयोग भावना च वर्धते, ये जो स्पर्धा है, प्रतियोगिता है, वो सहयोग की भावना में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्रिकेट खेल भी हो चुका है। अब करते बच्चों हमारा लास्ट निबंध है, निबंध नंबर 11, और यह है अस्माकम विद्यालय, हमारा विद्यालय। और हमारा विद्यालय तो बहुत कॉमन टॉपिक है, ये तो 6th क्लास से आने लग जाता है, लेकिन हमें लिखना कैसे ये देखिए। पहला पॉइंट हमारा आता है कि अस्माकम विद्यालय से नाम राजकीय इंटर कॉलेज, आप कुछ भी यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम है वो लिखोगे, यहाँ पर ये लिखा गया है अस्ति। नंबर 2 है अयम नगर से मध्य स्थित अस्ति, कि नगर के बीच में है। नंबर 3 का पॉइंट आता है अत्र बहव छात्रा पठन्ति, तो यहाँ पर आएगा अत्र बहव छात्र छात्रा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा छात्र और छात्राश्च पठन्ति, छात्र और छात्रा पढ़ते हैं। नंबर 4 के पॉइंट में आ जाएगा कि अस्माकम विद्यालय से भवनम विशालम सुंदरम च अस्ति, कि हमारे विद्यालय का जो भवन है, जो बिल्डिंग है वो कैसी है, विशाल और सुंदर है, च यानी और। नंबर 5 का जो पॉइंट आता है कि अस्य विद्यालय से सर्वे अध्यापिका परिश्रमेण पाठयन्ति, इस विद्यालय के सभी जो अध्यापक है वो मेहनत से हमें पढ़ाते हैं। नंबर 6 का पॉइंट आ जाएगा तो छात्रेषु स्नेहम कुर्वन्ति, और वो छात्रों से प्रेम भी करते हैं, हमें मेहनत से पढ़ाते भी है और छात्रों से प्रेम भी करते हैं। कौन? जो अध्यापक है वो। नंबर 7 का पॉइंट आ जाएगा कि विद्यालय से प्रधानाचार्य सुयोग्य सज्जन च अस्ति, प्रधानाचार्य के बारे में बताना है, क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति होते हैं विद्यालय के वो प्रधानाचार्य होते हैं, कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है वो सुयोग्य सज्जन च आसीत, सुयोग्य है और सज्जन व्यक्ति भी है। नंबर 8 का पॉइंट आएगा बच्चों के अस्माकम विद्यालय वार्षिक महोत्सव भवति, हमारे विद्यालय में वार्षिक महोत्सव भी होता है, ठीक है, सभी के विद्यालय में होता है। नंबर 9 का जो पॉइंट आएगा वो देखिए इसी महोत्सव के बारे में बताना है कि महोत्सवस्य पश्चात, महोत्सव के बाद में प्रधानाचार्य छात्रे भी, प्रधानाचार्य छात्रों को मिष्ठानानि पुरस्कार च वितरति, कि मिठाई और पुरस्कार वितरण करते हैं। नंबर 10 का पॉइंट आता है हमारे पास कि विद्यालय श्री राम नारायण महोदय एक आदर्श अध्यापक अस्ति, इनकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपके जो भी अध्यापक है उनका नाम लिख सकते हो, और आदर्श अध्यापक अस्ति जिसमें आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में बता सकते हो।
नंबर 11 का जो पॉइंट आएगा कि स अस्मान संस्कृत पाठयति, वह हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। तस्मिन् को अपि दुर्गुण न अस्ति, कि उनके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है। नंबर 12 का जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि सर्वे अध्यापका छात्रा च तस्य आदरम कुर्वन्ति, सभी अध्यापक और छात्र उनका आदर करते हैं। तो यहाँ देखिए आपके एक फेवरेट टीचर यानी कि आपके प्रिय शिक्षक का भी आ चुका है और आपके विद्यालय का भी आ चुका है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई है 12 पॉइंट में। आप चाहो तो इसे आपके अगर 8 वाक्य लिखने तो आप 8 वाक्य याद करिए, आपको 10 वाक्य लिखने तो मैं ये कहूँगी कि आपको कम से कम 10 से 12 वाक्य याद करने चाहिए, क्योंकि परीक्षा भवन में हमें कितने याद आते हैं, सारे याद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 8 तो याद आएंगे ही, 8 से 10 तो याद आएंगे। तो जितने लिखाए हैं आपको उतने याद तो करने ही पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर क्या करा है, संस्कृत भाषा में निबंध देखे हैं, पूरे 11 निबंध देखे हैं और 11 निबंध में से एक न एक तो पक्का आपके आएगा। तो आपको इनको एक बार अच्छे से देखना है, याद करना है। एक दिन आप सिर्फ निबंध को दे दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं इसलिए आपको उनको दे देना चाहिए, और एक दिन में पूरे आपको कितने निबंध याद होते हैं वो आप सुना दीजिए या आप लिख लीजिए। और लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो संस्कृत भाषा बोलना, संस्कृत भाषा में मतलब उत्तर को बोलना, और एक संस्कृत भाषा में उत्तर को लिखना, दोनों में फ़र्क होता है। क्या होता है कि हम बोल तो लेते हैं लेकिन हलंत और विसर्ग में गड़बड़ कर जाते हैं और हमारा जो उत्तर है वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं यही आपको एक सलाह दूंगी। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।